दोस्तों आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि जनरल स्कूल एंड सोसाइटी से और ये कल के एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्रश्न पूछा गया है कि मीनिंग ऑफ स्कूलिंग यानी कि विद्यालयीकरण का अर्थ क्या होता है। देखिए, विद्यालयीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, स्कूलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एक फॉर्मल स्थान पर यानी कि एक निश्चित स्थान पर निश्चित पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षा दी जाती है। इसमें शिक्षक निर्धारित होते हैं कि हर वर्ग में कौन कितने सब्जेक्ट पढ़ाएगा, कितने देर के लिए पढ़ाएगा। तो एक निश्चित परीक्षा का कार्यक्रम होता है और उसके बाद आपके परिणाम घोषित होते हैं और फिर आप अगले कक्षा में जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है विद्यालयीकरण कहलाती है। ठीक है, तो क्या है, एक औपचारिक प्रशिक्षण और निर्देशन की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए, अपशिष्ट प्रबंधन कई बार पूछा गया है कि अपशिष्ट का घरों में, आसपास में, इंडस्ट्रियल स्केल पे, समाज के अलग अलग हिस्सों में जो कूड़ा करकट उत्पन्न होता है, जब हम उसको सही तरीके से उसका निस्तारण कर रहे हैं यानी कि उसको डंप करते हैं, उसको हम लोग ख़त्म करते हैं, तो इसे हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि जो वेस्ट इधर उधर पड़ा हुआ है, कूड़ा करकट, उसको सही जगह से उसको हम लोग डंप कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो उसे हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। तो अपशिष्ट प्रबंधन क्या है? कचरे के प्रबंधन और उसे सही तरह से निपटाने की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसे हम अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं। यह कचरे को त्यागने, नष्ट करने, उनका रिसाइकलिंग, प्रसंस्करण करने, पुनर्चक्रण करने तथा पुनः उपयोग या नियंत्रित करने जैसी प्रक्रियाओं को शामिल करता है। अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो अनुपयोगी सामग्री है उनकी मात्रा हमारे आसपास के वातावरण में कम से कम हो, ताकि उससे होने वाली जो गंभीर समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो या वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या किसी भी प्रकार की प्रदूषण संबंधित समस्याएं हैं, वो हम कम से कम होने दें। अगला प्रश्न, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंटल। अगर हम नेचर की बात करते हैं, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षित करना, बचाना। तो किसी भी प्राकृतिक संसाधन को अगर हम लुप्त होने से बचा रहे हैं, उसका सावधानी पूर्वक रखरखाव कर रहे हैं, उसका देखभाल करें, उसे बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो सुरक्षित रहे, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोल सकते हैं कंजर्वेशन। लेकिन यही प्रक्रिया अगर हम लोग पर्यावरण के संदर्भ में कहें, जब हम पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले कोई ऐसे काम नहीं करें, पर्यावरण को नुकसान पहुंचने वाला हर एक काम को रोक रहे हैं, पर्यावरण को बेहतर बनाने का काम करें, तो ये सारी चीज़ें जो है पर्यावरण संरक्षण कहलाती। उदाहरण के लिए ज़्यादा पौधे लगाना, प्रदूषण कम फैलाना, पेड़ों का कटाव रोकना, अगर इस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ नेचर कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के फायदे क्या हैं कि इससे मिट्टी, पानी, हवा, पौधे, जानवर, ऊर्जा सभी को फायदा मिलता है, हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है और हमारा जीवन लंबा और खुशमय होता है। अगला प्रश्न है, नेम फ्यू फीमेल इन्वायरमेंटलिस्ट ऑफ इंडिया। भारत के कुछ प्रसिद्ध पर्यावरणविदों के नाम लिखना। तो वंदना शिवा का नाम आप लिख सकते हो, आप मेनका गांधी जी का नाम लिख सकते हो, अरुंधति रॉय का नाम लिख सकते हो, सालामुद्रदा थिम्मक्का का नाम लिख सकते हो, इन सब का नाम लिख सकते हो। इनके डिटेल्स मैंने यहाँ पर दे दी, आप लोग इनके बारे में जान जाए। अगला प्रश्न है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीरियोटाइप, यानी कि स्टीरियोटाइप का मतलब था रूढ़िवादी। तो ये रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है कि हम किसी समूह, किसी व्यक्ति या किसी विषय के बारे में पूरी तरह जानकारी किए बिना ही हम बस उसकी रूपरेखा, उसके स्वरूप को देखकर अगर हम अपने मन में कोई विचार कर लेते हैं ना, तो इसे हम रूढ़िवादी कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि जो लोग देखने में सुंदर नहीं है शायद वो बदमाश होंगे, या आपके सामने अगर कोई थोड़ा सा सांवला व्यक्ति आ जाए, कद काठी में थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो, शायद उसका स्वरूप ज़्यादा अच्छा ना हो, तो आप कहोगे कि शायद ये गुंडा है, आप देख के डरने लगते हो, क्योंकि आपके दिमाग में आपने एक रूढ़िवादी सोच विकसित करी। यही रूढ़िवादी होता है। हो सकता है वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति हो, आपसे बहुत अच्छे से बात करे, लेकिन आपने तो उसको देखकर ही एक विचार अपने मन में बना लिया और आप उसी के अनुरूप उसके साथ व्यवहार करोगे। आप शायद उससे बात नहीं करोगे, आप उसके पास नहीं जाओगे। ठीक इसी प्रकार से जब हम महिलाओं और पुरुषों के संदर्भ में बात करते हैं, तो महिलाओं को लेकर हमारे मन में बहुत सारी बातें होती हैं। हम जानते हैं या मानते हैं कि महिलाएं जो हैं योग्य नहीं है, महिलाओं के अंदर योग्य कुशलता नहीं है, महिलाएं कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। इस तरह की बहुत सारी बातें, गलत धारणाएं हमारे मन में होती है। तो रूढ़िवादिता का अर्थ होता है कि आमतौर पर किसी समूह के बारे में विश्वास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कोई समूह है, या महिलाएं हो सकती है, पुरुष हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, किसी दूसरे स्थान का व्यक्ति, उसके बारे में पूरी जानकारी किए बिना ही हम अगर एक स्वरूप के आधार पर, उसके हाव भाव के आधार पर अगर हम उसके बारे में एक सोच विकसित कर लें, तो उसे हम रूढ़िवादिता कहते हैं। एक समूह के मूल्यांकन या दृष्टिकोण के रूप में पूर्वाग्रह और व्यवहार के रूप में भेदभाव जो समूह को व्यवस्थित रूप से लाभ या नुकसान भी पहुंचाता है।
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जब जेंडर के आधार पर स्त्री होना, पुरुष होना या तीसरे जेंडर का होना और उस जेंडर को ध्यान में रखते हुए हम किसी का तिरस्कार करते हैं या उसके साथ अगर कोई भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं तो ये हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का उदाहरण देख रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि सामने वाले को नुकसान पहुंचता, उसके आत्मविश्वास में कमी आती है, उसके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में आप बोल सकते हैं नुकसान पहुंचता है। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम तकरीबन हर जगह देख सकते हैं, हम कार्यस्थल पर देख सकते हैं, हम स्कूल कॉलेजेस में देख सकते हैं, समाज के अलग अलग जगहों पे देख सकते हैं। आप देखोगे कि महिलाओं और पुरुषों को समान तरीके से नहीं ट्रीट किया जाता, महिलाओं को पुरुषों के समान योग्य नहीं माना जाता। तो ये सब चीज़ें क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी हैं, यानी कि इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। जेंडर रोल क्या है, लिंग भेदभाव क्या है, जेंडर रोल का मतलब लिंग भूमिका क्या है। देखिए, लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर जब हम लोगों को निश्चित कार्य उनसे अपेक्षित व्यवहार करवाते हैं तो इसे हम जेंडर रोल कहते हैं। उदाहरण के लिए कि लड़कियां कैसे कपड़े पहनेंगी, लड़कियां कैसे व्यवहार करेंगी, लड़कियां कैसे बातचीत करेंगी, वो क्या रोजगार के अवसर चुनेंगी, वो किस तरह से शादी करेंगी, कहाँ शादी करेंगी, किससे ये सब चीज़ें हम अगर निश्चित करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जेंडर रोल है। हम ये बोलते हैं ना कि लड़कियां फ्रॉक पहनेंगी, अगर लड़के पहनने लगे तो हम बोलते हैं ये जेंडर रोल नहीं, लड़के तो आपके फ्रॉक नहीं पहनते और लड़कियां फ्रॉक ही पहनती, तो ये कहीं ना कहीं जेंडर रोल है। लड़कियां आराम से बात करेंगी, प्रेम से बात करेंगी, लड़के बदमाश हो सकते हैं, कुशल हो सकते हैं, तेज तर्रार हो सकते हैं, ये लड़कों की भूमिका। लड़के घर की जिम्मेदारी निभाएंगे, घर की देखभाल करेंगे, तो ये सब क्या है, जेंडर रोल्स है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लिख सकते हैं यहाँ पर। लिंग भूमिका, ठीक है, ये है आपका जेंडर बायस इन टेक्स्ट बुक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कर दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों में लिंग पूर्वाग्रह कैसे होता है। और एक देखिए आपको, डिफाइन रोल ऑफ वुमेन एज ए वर्कर, महिला एक मजदूर के रूप में, एक आप बोल सकते हो कि एक लेबर के रूप में या कार्यकर्ता के रूप में कैसे इनकी स्थिति है हमारे समाज में, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे जरूर। डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, तो सेक्स एंड जेंडर के बीच में भी आपसे पैट्रियार्ची यानी कि पितृसत्तात्मक जो समाज होता है वो क्या है, उसके बारे में, पितृसत्ता क्या है वो बताना आपको। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर कर लीजिएगा। रोल ऑफ वुमेन इन एन इंडियन सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया है या आएगा, ध्यान से तो कर लीजिए। सेक्शन बी भी मैंने कर दिया आपके लिए, देखिए सब क्वेश्चन कर दिया मैंने आपके, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है।